सो हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं यार। क्वेश्चन कराने वाले हैं क्योंकि हमने पीछे बताया था कि हम लास्ट में सवाल करेंगे। और सवाल बच्चों आप ही के एग्ज़ाम में आ रखा है तो इसको करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ा है तो खुद से करिएगा तो आपसे होने लगेगा तो अच्छा लगेगा। नहीं होता है तो बिल्कुल देखना है, क्योंकि भाई पहली बार में सबसे नहीं होता है। हमसे भी नहीं होता है पहली बार में, हम भी इसको करते हैं तब जाकर आपको करा पाते हैं ना। तो ठीक है बच्चों, आप देख लीजिएगा। नहीं होता है तो देख कर लीजिएगा, क्योंकि आसान नहीं आता है सवाल। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा हवा चल रहा है बच्चों, तो हो सकता है कि आवाज़ अच्छे से ना आए, लेकिन समझ लीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आइडियल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पे, फ्लोज स्मूथली थ्रू द पाइप, बेंट पाइप। ठीक है, पाइप बेंट है। अच्छा, यहाँ पे फिगर भी दे रखा है। ये जेई मेन 2022 का सवाल है ना बच्चों, मेंस का सवाल है ये। मेंस होता है एक एडवांस होता है, तो मेंस में हल्के सवाल आते हैं। ठीक है, डेट टेपर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और A/2 है। अच्छा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे A/2 है। प्रेशर डिफरेंस ऑन द वाइड एंड नैरो सेक्शन ऑफ द पाइप इतना है। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस मतलब यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा भाई। मान लेते हैं P1 है, ये P2 है, दोनों का डिफरेंस हमको दे दिया है, इतना है। ठीक है, तो वाइडर सेक्शन के पास वेलोसिटी कितना होगा, मतलब कि V1 का वैल्यू बताना है कितना होगा। बच्चों आसान हो गया ना, अब तो आसान ही तो हो गया, क्योंकि अगर आप बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं तो ऐसा ही तो यूज होता है वहाँ पे। कैसे होता है बर्नौलीज थ्योरम बच्चों, बताइए बताइए। बर्नौलीज थ्योरम में क्या बोलते हैं, P1 प्लस, देखिए हमने ये रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ये रेफरेंस मान लिया, तो यहाँ से ऊपर कितना है, P1 प्लस H रो। इसमें बहने वाला पानी का डेंसिटी हमने रो ही ले रखा है। ठीक है, वो तो यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे भी रो ही होगा। ठीक है, तो रो हमने ले रखा है। ठीक है, H रो G। और बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू, इधर प्रेशर P2 है, और हाइट तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट ही इसी को मान रहा था। रेफरेंस पॉइंट हम जिसको मानते हैं यहीं से हम लोग नाप रहे हैं, तो यहीं पे आ गए, तो इसका हाइट कितना है, हाइट तो है ही नहीं, क्योंकि हमने यही लाइन मान रखा है रेफरेंस, जीरो पोटेंशियल इसी को मान रखा है। तो यहाँ पे कोई भी हाइट नहीं है, तो यहाँ पे रो जी एच का टर्म ही नहीं आएगा, क्योंकि एच तो जीरो हो गया। फिर बाद में क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस भी दे दिया है, P1 माइनस P2 का वैल्यू समझिएगा। P1 माइनस P2 होगा या P2 माइनस P1 होगा, ये तो कन्फ्यूजन होगा आपको। आखिरकार प्रेशर डिफरेंस बोल दिया तो किस में से किसको घटा रहे हैं भाई, समझिएगा बच्चों। मैंने बता रखा था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में A1V1 इक्वल टू AT/V2 होता है। ठीक है, तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा है ना बच्चों, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा ज़्यादा। ठीक है भाई, और यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ प्रेशर कम अप्लाई करेगा, तो प्रेशर ये ज़्यादा होगा, P1 ज़्यादा होगा और P2 कम होगा। मैंने पीछे बता रखा है। तो हमको क्या दे रखा है, P1 माइनस P2 दे रखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही लिख दिए होंगे तो बोलेंगे अरे मेरा तो सही है, तो बच्चों समझना भी जरूरी है ना। तो 4100 पास्कल दिया हुआ है, मतलब 4100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक इक्वेशन और जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ पे निकालना है V1, तो V2 को तो हटाना होगा। तो कैसे निकाले, A1V1 इक्वल टू A2V2 कर दीजिए, मैंने पढ़ा है ना, स्मॉल a इंटू V1 इक्वल टू A/2 इंटू V2। साफ साफ दिख रहा है, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे V2 का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V1। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। ये क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 का वैल्यू कितना है, 4100 पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस H रो G। एक सेकेंड, ऐसे तो कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया ना, P2 का वैल्यू इधर भेज दिया। ठीक है, इतना आ गया। अब H रो G लिखना है, तो H रो G हम लोग कर रहे हैं। H हाइट 1 था, रो का वैल्यू, डेंसिटी कितना है बच्चों, पानी है ना, अच्छा नहीं पानी नहीं, 800 है। G का वैल्यू 10 ले लिया, इक्वल टू, देखिए हाफ रो V1 स्क्वायर इधर है, हाफ रो V2 स्क्वायर, तो हाफ रो V2 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, समझिए V2 स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर होगा, मतलब 4 टाइम्स ऑफ V1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ V1 का स्क्वायर, और इसको लाके इधर घटा देंगे तो 3 टाइम्स ऑफ V1 का स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटू 3 टाइम्स ऑफ V1 का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ इंटू रो का वैल्यू 800 है, इंटू 3 इंटू V1 का स्क्वायर। V1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, यही तो निकालना है भाई। V1 का स्क्वायर ही तो निकालना है बच्चों। अब आप लोग कर सकते हैं यार, 4100 में से 8000 और ऐड कर देंगे, तो 8 4 1200, 12100 इंटू 2 गुना कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 800 गुने 3 इक्वल टू V1 का स्क्वायर। तो ये 2 जीरो कट गया भाई,
ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये 4 बार में कट गया। आंसर इस टाइप का दे रखा है, √x/6। तो मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ पे v1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 to 1 डिवाइडेड बाई 4×12। तो हमको 6 लाना है, तो मतलब v1 का वैल्यू √1 to 1 डिवाइडेड बाई 12 गुने ऊपर नीचे अगर हम लोग 36 ला देंगे तो 6 चौक 36 हो जाएगा, तो बढ़ती है 36, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस टाइप से करना पड़ता है बच्चों। तो कितना आ जाएगा, √ आ जाएगा 363 डिवाइडेड बाई 36 का 6 हो जाएगा। तो ये तो आंसर है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 363। तो देखिए बच्चों, ऐसा कभी कभी हो जाता है यार, कभी कभी सवाल ऐसा दे देगा, लगेगा कि अब आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चों उसको थोड़ा सा और आगे तक सॉल्व कर लीजिएगा, वहाँ पे पता चलेगा कि कुछ से गुना कर देना है, कुछ से भाग करके आंसर लाना है, तो हो सकता है लास्ट में आंसर आ जाए। तो ये आंसर हो जाता है, ये आंसर हो गया, ठीक है। कहीं पे घबराइएगा नहीं अगर ऐसा दे दिया है तो, है ना, अपने खुद से भी कभी कभी करना पड़ता है। एक सवाल और है यहाँ पे, काफ़ी आसान सा। क्या बोला जा रहा है भाई, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर ऑफ गोल्ड। एक गोल्ड का स्फीयर है बच्चों, डेंसिटी दे रखा है इतना और इतना वेलोसिटी है इन अ विस्कस लिक्विड, और जिसका डेंसिटी भी हमको इतना दे रखा है, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है आपसे बच्चों कि ये बताइए कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ सिल्वर का कितना होगा। सेम साइज का है, ठीक है, और सेम ही लिक्विड में है। ओके, तो बच्चों बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पे देखिए, पहले तो पानी है, पहले तो पानी है, तो पानी में पहले हमने अगर गोल्ड का स्फीयर डाल दिया है तो गोल्ड के स्फीयर का टर्मिनल वेलोसिटी बताना है। टर्मिनल वेलोसिटी कब आता था, नीचे की तरफ भी टर्मिनल जो कि कांस्टेंट होता था, कब जाता था, नीचे वेट लगता था, ऊपर लगता था एक बाउंड फोर्स, और एक लगता था ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स। और अगर ये दोनों इक्वेट हो जाता था, इन दोनों का सम और इसको बराबर कर देते थे, तो हमारे पास एक वी टर्मिनल आता था बच्चों, याद होगा आपको। तो वैसे ही अगर आप इसको हम डायरेक्ट फार्मूला भी बता दिए थे, तो वो याद है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, नहीं याद है तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये तो गोल्ड के केस में है, ये गोल्ड है ना बच्चों। हमको बताना है स्पीड ऑफ द सिल्वर, जब सिल्वर का मटेरियल डाला गया तब क्या होगा। तो उसके लिए भी एक डायग्राम ही बना लेते हैं, क्योंकि समझ में तो आना चाहिए यार अच्छे से। तो यहाँ पे भी वही बात है, नीचे की तरफ लगने वाला वेट होगा, ऊपर की तरफ बाउंड फोर्स, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स, नीचे की तरफ वेलोसिटी टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। ये सिल्वर का है, ठीक है बच्चों। अगर ये सिल्वर का है तो क्या होगा भाई, हमका इसको रो दे रखा है, ये दोनों का सेम है, लिक्विड का सेम ही लिक्विड है, ये भी लिक्विड वही है, ये भी लिक्विड वही है, इन दोनों का शेप भी वही है। ओके, विस्कस लिक्विड का डेंसिटी हमको दे रखा है, मतलब इसका वैल्यू दे रखा है बच्चों आपको 1.5 kg/m3, दोनों में वही होगा। देखिए इस रेड वाला का डेंसिटी आपको दे रखा है, इस रेड वाला का डेंसिटी है 19.5 kg/m3। इसका डेंसिटी दे दिया है बच्चों आपको 10.5 kg/m3। देखिए बहुत आसान हो जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। हमको क्या करना है, इक्वेट करना है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ जी इक्वल टू वेट। बाउंड फोर्स क्या लगता है, बाउंड फोर्स क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ वही स्फीयर इनटू जी, प्लस विस्कस फोर्स क्या होता है बच्चों 6π/r भी टर्मिनल, ठीक है, इक्वल टू वेट क्या हो जाएगा बच्चों सिग्मा भी जी। सिग्मा हमने डेंसिटी उसी का ले लिया है, तो समझिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, समझिएगा बच्चों, समझिएगा क्या हो जाएगा। रो डेंसिटी कितना है बच्चों, डेंसिटी 1.5 वी जी प्लस 6π/r इंटू भी इक्वल टू, ये कितना है बच्चों, इसका डेंसिटी कितना है 19.5 वी जी। उसी तरीक़ा से अगर आप सिल्वर का भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। बाउंड फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, वही हो जाएगा 1.5 वी जी प्लस ये क्या हो जाएगा 6π/r, रेडियस वही रहेगा, भी टर्मिनल यहाँ पे बताना है ये कितना हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू है ना यहाँ पे। वेट कितना है बच्चों, वेट तो इस बार क्या हो जाएगा 10.5 है ना, 10.5 वी जी, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 6π/r इंटू वी टर्मिनल
इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे उधर ले जाके तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना बच्चों, 9 VG हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है 6 पाई ईटा आर इंटू वी टर्मिनल, और वी टर्मिनल आपको पता भी है, वी टर्मिनल दे रखा है यहाँ पे देखिएगा 0.2 मीटर पर सेकंड से इसमें जा रहा है। तो हम ये गोल्ड का देख रहे हैं, हाँ बच्चों ये गोल्ड है, ये बच्चों सिल्वर का देख रहे हैं। साफ साफ आपको पता चल गया होगा कि वी टर्मिनल 0.2 है, इक्वल टू इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 18 ही तो हो जाएगा, 18 VG हो जाएगा। अब अगर 6 पाई ईटा आर का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 18 VG डिवाइडेड बाई 0.2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू 6 पाई ईटा आर वैल्यू 18 VG डिवाइडेड बाई 0.2। अब मैं बताने में इतना टाइम लगा रहा हूँ, नहीं तो इतना लगेगा नहीं बच्चों। VT आपको निकालना है, 9 VG हो गया, साफ साफ दिख रहा है आपको बच्चों VG 9 दूना 18 2, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से वी टर्मिनल आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों 0.1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। देख सकते हैं आसानी है बच्चों, अगर आप करेंगे तो हो जाएगा, है ना, अगर आप करेंगे तो हो जाएगा यार, काफ़ी आसान है। 2006 का था वो सवाल, और ये सवाल जेईई 2021 में आ रखा है बच्चों, काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी, ये करा रखे हैं हम लोग, है ना। वाटर इज फिल्ड अप टू द हाइट 12 मीटर तक, टैंक हैविंग द वर्टिकल वाल्स, ठीक है, एक टैंक वगैरह है उसमें 12 मीटर तक ऊपर तक पानी भर दिया गया है। होल इज एट द बॉटम, वन होल ऑफ द वॉल एट द डेप्थ h, नहीं बॉटम नहीं, h हाइट नीचे होल कर दिया जाता है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर लेवल, और वैल्यू ऑफ h फॉर विच इमर्जिंग अ स्ट्रीम ऑफ अ वाटर स्ट्राइक्स ऑन द ग्राउंड एट द मैक्सिमम रेंज। अरे यार है ना, टंकी है बच्चों, तो टंकी में कहीं पे छेद हो गया है, तो ऊपर से जहाँ पे पानी जहाँ तक भरा है वहाँ से हाइट h नीचे है, कहाँ पे हाइट h नीचे छेद करे कि पानी जाके बहुत दूर गिरे, मतलब सबसे ज़्यादा दूर गिरे। इस टाइप में कंडीशन हमने बता रखा था, आपको याद होगा तो उसी का यूज कर दीजिए, या तो जो बताया है मैंने वो याद होगा तो हो जाएगा डायरेक्ट, अगर वो नहीं याद है तो आप ऐसे सोल्व कर लीजिए। जनरल मेथड तो पता ही होना चाहिए आपको, है ना बच्चों। देखिए ये कोई है और हमने यहाँ पे एक को होल कर दिया भाई, इसमें बच्चों क्या है, पानी भरा हुआ है। जनरल मेथड से भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ऐसे ऐसे पानी गिर रहा है, मैक्सिमम हाइट तक जाना है, मतलब यहाँ तक जाना होगा, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस है मैक्सिमम, ठीक है। तो इधर जाता है v इक्वल टू √2gh से, आपको याद ही होगा। तो ये हाइट कितना है बच्चों, ये हाइट h है, ठीक है। हमको x का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो हमने कल उस दिन बताया था कि उसको लिख के और dx/dh कर दीजिए, उसको 0 कर दीजिए, आंसर आ जाता है। या फिर हमने ये भी बताया था, याद होगा तो, कि अगर इसका पूरा हाइट कितना है, 12 मीटर तक है ना बच्चों, ये पूरा पानी भरा हुआ है 12 मीटर तक बच्चों। तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि फिर ये वैल्यू आधा हाइट पे आता है, तभी जाके ये मैक्सिमम दूरी तक जाता है। तो ये h है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों नीचे, मतलब समझिए ये h नहीं, ये 6 मीटर ही है क्योंकि मैंने बताया था हाफ दूरी पे ही होता है। तो ये कितना, ये भी कितना हो जाएगा, 6 मीटर, ठीक है भाई, 6 मीटर हो गया। तो x निकालना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, √2gh इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम कितना होगा बच्चों देख लीजिए आप। तो s इक्वल टू मतलब 6 इक्वल टू हाफ a t², हाफ g t² हो जाएगा। तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, √12/10। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, सॉरी g ही लिख देते हैं ना यहाँ पे। तो √ओवर कितना हो जाएगा बच्चों, 2gh, h जो कि है h ही रहने देते हैं, तो 12/g कट जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों देख लीजिए। यहाँ से आंसर आपके पास आ जाएगा h का वैल्यू। ये x का वैल्यू यहाँ पे 12 आ रहा है यार, फिर x का वैल्यू यहाँ पे देखें तो h का वैल्यू कितना आया है, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी तो 6 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 इंटू 6 इंटू 12, तो 12 2 बार आ गया, तो 12 आ जाएगा x का वैल्यू, 12 मीटर। तो ये 12 मीटर पे जाके गिरेगा, सिंपल सी बात है बच्चों। तो ऐसा करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। हमको क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ h,
अच्छा एज फाइंड करना है ये वाला, तो ये तो 6 मैंने पहले ही बता दिया भाई, ये तो मैंने 6 पहले ही बता दिया, तो ये तो 6 होएगा ही, तो आंसर तो हमारे पास 6 होएगा ही, लेकिन हमने इसको भी निकाल दिया, ये रेंज को, ये जरूरी नहीं था बच्चों, यही निकालना था, तो ये तो 6 वहीं होगा, ये तो फर्स्ट टाइम में मैंने बोल दिया था कि हाफ दूरी पे ही आता है मैक्सिमम। ऐसे करना है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मैंने बता रखा था डायरेक्ट मेथड से कि ये 6 हो जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तब कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में गए और हम भूल गए, तो वहाँ पे भी तरीका है भाई, घबराना नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम दे देना है, एक के जगह 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन बच्चों सवाल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं हमने छेद कर दिया है भाई, यहाँ पे लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, आपको ये मैक्सिमम हाइट पता करना है एक्स, यहाँ से पानी ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे गिर गया, एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये डिस्टेंस आपको एच दे दिया है, और ये डिस्टेंस आपको 12 मीटर का दे दिया था, कुछ करना थोड़ी है बच्चों, √2gh से बाहर आ ही रहा है, ये डिस्टेंस एक्स कितना होगा, √2gh इंटू टाइम, तो ये भाई एक्स का टाइम कितना होता है भाई, नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे इक्वेशन लगा देते हैं, ये कितना दूरी है 12 माइनस एच, तो हम लोग नहीं लिख सकते 12 माइनस एच, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच, यू का वैल्यू 0 है, हाफ ऑफ जी बचेगा इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, √12 माइनस एच इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना बच्चों, √ टोटल 2gh इंटू 2 इंटू 12 माइनस एच डिवाइडेड बाई जी, ऐसा कर लीजिए। तो अब एक्स का वैल्यू आ गया, तो आपको एक्स मैक्सिमम चाहिए, तो एक्स मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, dx/dh कर देंगे, कितना डिस्टेंस पे होगा इक्वल टू 0 कर देंगे, अरे यार डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है, मैक्सिमम मिनिमम से, तो एक एच का टर्म है ना, तो dx/dh कर देते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 तो बाहर ही आ जाएगा, जी तो कट ही गया भाई, तो अंदर बचेगा क्या, पहले ये तो देख लीजिए 2 बाहर आ गया, √h इंटू 12 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर ही हो गया, इसका पूरे का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हाफ आ जाएगा ना, हाफ से बाहर आ जाता है, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, h इंटू 12 माइनस एच के होल पावर माइनस हाफ हो जाएगा, इंटू अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 12 माइनस 2h आ जाएगा इक्वल टू 0, तो बच्चों ये माइनस हाफ है, तो ये टोटल वैल्यू नीचे में आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा बस ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2h माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू h का हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर, इसके कारण ये 6 हो जाएगा, तो ऐसे करके निकाल लीजिए, ये भी तरीका है, नहीं तो जो हमने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड, इतना ही पे आता है, आधा दूरी पे, जितना भरा है उसके आधा दूरी पे, तो जैसे करना है वैसे कर सकते हैं बच्चों, है आसान, ठीक है। एक और सवाल काफ़ी आसान सा, जे एडवांस 2020 का सवाल है बच्चों, ओपन क्या है बच्चों, ओपन इंडेड यूट्यूब दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन वाटर, हर जगह पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, इनिशियली द वाटर इज लेवल एट द स्टैंड ऑफ 0.29 मीटर, ओके, अच्छा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ ईच आर्म केरोसिन ऑयल, जो कि नॉन इमिसिबल होता है, दोनों एक दूसरे से घुलते नहीं है, जिसका डेंसिटी 800 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एटेड द लेफ्ट आर्म ऑफ द इतना मीटर एज सोन इन द फिगर, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चों, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो रेशियो पूछा गया है इसका, है ना, इसका रेशियो पूछा गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने लेफ्ट आर्म में फिल किया है 0.1 मीटर तक, ठीक है ना, उसके बाद पूछा गया है, तो हम इसको कर सकते हैं बच्चों। शुरुआत में कैसा था, शुरुआत में बनाइए बच्चों, शुरू में कैसा था, शुरू में एक लिक्विड का जो ट्यूब था, ट्यूब इसी टाइप से तो था, देखिए ट्यूब इसी टाइप से था, इसमें पानी भरा हुआ था, पहले बार में हमने पानी भरा था, दोनों तरफ लिक्विड सेम हाइट पे था, क्योंकि शुरुआत में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है बच्चों, इसीलिए उतना ही पे ये दोनों सेम हाइट पे अवेलेबल हैं। कितना हाइट पे था, दोनों तरफ ईच आर्म से कितना दूरी पे था बच्चों, 0.29 मीटर पे, ठीक है, ओके, मतलब यहाँ पे प्रेशर तो पी नोट लग ही रहा होगा, दोनों तरफ हवा का प्रेशर, और दोनों तरफ का हाइट आपको दे रखा था 0.29 मीटर तक, ठीक है बच्चों। अगर हम बाद में इसमें केरोसिन ऑयल डाल दिए यहाँ पे, तो ये थोड़ा नीचे धंस गया होगा, ये थोड़ा ऊपर चला गया होगा, ऐसा हो सकता है, वही यहाँ पे हुआ है ना बच्चों, वही यहाँ पे हुआ है, ये थोड़ा नीचे धंसा दिया इसको, और ये फिर थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, इसमें हाइट डिफरेंस आ गया है, ठीक है, किया जा सकता है। तो आपको कुछ करना थोड़ी है, प्रेशर वाला इक्वेशन लिख दीजिए, है ना, यहाँ पे प्रेशर पी नोट, यहाँ पे भी प्रेशर पी नोट, यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक आएंगे, तो क्या हो जाएगा, पी नोट प्लस नीचे आ रहा है ना, तो देखिए डेंसिटी ऑफ यहाँ पे
केरोसिन लिखना होगा। तो इसका डेंसिटी हमने सिग्मा मान लिया, इसका डेंसिटी हमने रो मान लिया। सिग्मा भी एच रो जी होता है ना, एच रो जी होता है, तो कितना 0.1 रो मतलब सिग्मा इंटू जी। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद यहाँ तक तो प्रेशर वही रहेगा बच्चों। अरे यार सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है ना, यहाँ पे वही रहेगा। अब आपको देखना है कि यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा। ये हाइट कितना है बच्चों, ये हाइट कितना है, देखिए मैं ये बता रहा हूँ, ये टोटल हाइट आपको पता है। ठीक है, इतना हाइट पता है, इतना हाइट तो पता ही है। ये वाला हाइट पता है ना बच्चों, ये हाइट है h-0.1। ठीक है, और ये पूरा h2 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, पूरा है h-0.1, सॉरी पूरा है h2 ना, पूरा है h2 माइनस h-0.1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। तो इसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मतलब निगेटिव होगा, और यहाँ पे पानी हो गया डेंसिटी, तो h कितना है, h2 माइनस h-0.1 h रो इंटू जी इक्वल टू प्रेशर आ जाएगा ऊपर वाला पी नोट। ठीक है, घबराना नहीं बच्चों, ऐसा ही होगा। तो ये पी नोट तो कट जाएगा बच्चों। ठीक है भाई, कितना बचेगा ये, यहाँ पे इसका डेंसिटी आपको दे रखा है, इसका डेंसिटी है 800, कितना है बच्चों, 800 kg पर मीटर क्यूब है ना, और इसका डेंसिटी आपको दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, दोनों का डेंसिटी रख देते हैं भाई, 0.1 इंटू 800 इंटू 10, लेकिन जी भी कट ही जाएगा लास्ट में, तो जी को हटा ही दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, h2 माइनस h, ये कितना h है कि h1 है ना भाई, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये h1 है h1 प्लस का 0.1 इंटू डेंसिटी 10 के पावर 3 है, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, h2 माइनस h1 प्लस 0.1 इक्वल टू, इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.01 हो जाएगा, सॉरी 0.08 हो जाएगा ना बच्चों। हाँ, तो यहाँ से देख सकते हैं h2 माइनस h1 का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, बताइए ना, इधर चला जाएगा ना बच्चों। गलती तो नहीं हो रहा है ना, हम इसको इधर भेज रहे हैं, इसको इधर भेजेंगे तो h1 माइनस h2 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.02। चलिए एक इक्वेशन हमने आ गया h1 h2 में, हमको लास्ट में इसका रेशियो बताना है। एक और इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल है, समझिए शुरू वाला। अब यहाँ पे आके बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ तक तो कर ही लेते हैं, इसके आगे आके सोचते हैं कि अब करें कैसे। तो यहाँ पे एक ट्रिक छिपा रखा है शुरू में ही, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना शुरू में कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, इनिशियली वाटर इज एट लेवल स्टैंड 0.29 मीटर। ठीक है, इतना मीटर पे ये है। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ईच आर्म। बाद में जब हमने इतना डेंसिटी का इसमें केरोसिन ऑयल डाल दिया तो कुछ हाइट में इधर उधर हो गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो शुरुआत में ये हाइट है यहाँ पे दोनों तरफ, बाद में अगर हमने इसमें कुछ डाला है तो इधर से कुछ हाइट उठ गया होगा। और लिक्विड बच्चों नॉन कंप्रेसिबल होता है, तो जितना इधर दबा होगा उतना ही तो इधर उठा होगा, मतलब लास्ट में भी हाइट वही रह जाएगा, बस उसमें बस इतना हाइट जुट गया है। अरे यार लिक्विड अनकम्प्रेसिबल होते हैं ना, नॉन कंप्रेसिबल है, तो यहाँ पे ये डालने से कुछ ये नीचे धंस गया तो उतना ही तो ये ऊपर उठ गया, मतलब ये वाटर का कॉलम का हाइट सेम रह गया, ये जितना है और ये जोड़ देंगे तो उतना ही होगा जो पहले था। आ रहा है कुछ समझ में, पहले हाइट कितना था यहाँ से 0.29 मीटर, इधर से कितना था 0.29 मीटर, अब इधर से हमने कुछ डाल दिया यहाँ पे, तो डालने के बाद यहाँ पे पहुँच गया, इसका हाइट यहाँ पे पहुँच गया, तो ये लिक्विड हुआ जितना इधर धंसा उतना ही तो इधर उठा। अभी भी हाइट इतना कुछ इससे कम हो गया और इधर कुछ इससे बढ़ गया, तो ओवरऑल दोनों को जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा। और इसका कितना हाइट था 0.1 मीटर का, आ रहा है समझ में, तो ये हाइट वही रह जाएगा और इसमें इतना ऐड हो गया है, बस इतना हाइट और ऐड हो गया है। आ रहा है कुछ समझ में, आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए आपको। शुरुआत में अगर हाइट में देखा जाए, शुरुआत में एच का वैल्यू कितना, एच हम मान लेते हैं, एच का वैल्यू कितना है 2 इंटू 0.29 मीटर। क्यों हमने लिया, ये दोनों हाइट को हमने जोड़ दिया, मान लिया वही एच हाइट है। ठीक है, अब अगर हमने कुछ इसमें डाल दिया, अब इसमें कुछ डाल दिया तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये हाइट और ये हाइट तो अभी भी दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अरे यार इधर इसको दबा दिया तो इधर उठ गया, तो अभी भी ये हाइट जोड़ेंगे और ये हाइट जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा,
जितना अभी है जितना उतना ही यहाँ पे भी आएगा ये हाइट। क्या हुआ है कि उसमें इतना जुड़ गया है, इतना हाइट जुड़ गया है, 0.1 मीटर जुड़ गया है, कितना उतना लेंथ का यहाँ पे हमने कोई डेंसिटी का लिक्विड डाल दिया था, ठीक है। तो इतना जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है बच्चों। तो देख लीजिए अब H1, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख सकते हैं ना। देखिए H1 प्लस H2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, H1 प्लस H2 का वैल्यू मतलब ये हाइट टोटल और ये हाइट टोटल। हमने क्या बताया, ये हाइट और ये हाइट जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो लिख देते हैं 2 इंटू 0.29 प्लस उसमें अब ये हाइट जुड़ गया है ये वाला, तो इसको हम लिख देंगे 0.1 मीटर। समझिएगा चीज़ों को बच्चों। ये आ गया H1 प्लस H2, ये आ गया H1 माइनस H2। अब यहाँ से H1 बाई H2 भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। H1 बाई H2 भी निकाल सकते हैं बच्चों। काफ़ी ईजी है यार, काफ़ी ईजी है बच्चों। ये कितना आ रहा है देखिएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 18 58 हो जाएगा ना। 0.58, तो ये हो जाएगा 0.68 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा ना। तो अब क्या करना है, इनको कैलकुलेट कर लेना है यार। कर लीजिए बच्चों, थोड़ा सा लगता है हार्ड होने वाला है। हार्ड क्या ही है तो आसान ही। देखिए एक पेज लेना पड़ेगा आई थिंक, या यहीं पे कर दे कहीं पे, एक पेज ले लेते हैं, है ना बच्चों। आप लोग खुद से कर सकते हैं यार बच्चों, ये है ना। देखिए क्या आ रहा है, H1 प्लस H2 का वैल्यू 0.68 आ रहा है, और H1 माइनस H2 का वैल्यू हमारे पास 0.02 आ रहा है। क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 टाइम्स ऑफ H1 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0.70, मतलब कि H1 का वैल्यू हो गया 0.35। उसी तरीके से H2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू 0.35 माइनस 0.02, तो ये हो जाएगा बच्चों, बताइए ना। तो हमने निकाला है H1 बाई H2, मतलब कि क्या हो जाएगा 0.35 डिवाइडेड बाई 0.33, मतलब कि 35/33 है क्या आंसर, 35/33 है। देखिए आंसर है बी ऑप्शन। तो आंसर आ जाता है बच्चों, काफ़ी आसान है ना। आसान है बच्चों, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। क्या सोचना पड़ेगा भाई, अभी इतना हाइट है, ऊपर से हमने कुछ डाल दिया तो ये हाइट हुआ तो वही रहेगा, भले नीचे दबा दिए और इसको ऊपर उठा दिए, तो जितना हाइट है दोनों का सम तो वही रहेगा ना। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इधर से हमने दबा दिया तो जितना दबा दिया इधर उठ गया होगा, लेकिन ओवरऑल इसका यहाँ का सम और यहाँ का सम वही होगा, जितना यहाँ का सम यहाँ का सम था पहले था। तो अब क्या हो गया, H1 प्लस H2 कर दिए। H1 का वैल्यू कितना है, इतना प्लस ये हाइट, और H2 का वैल्यू है टोटल। तो H1 प्लस H, ये वाला दूरी तो अभी भी यही है यार, अभी भी वही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइट इतना था, हाइट इतना था, इधर से दबा दिए तो इधर से उठ गया होगा, तो इधर से कुछ कम हो गया, इधर से कुछ बढ़ गया, जितना कम हुआ है उतना ही बढ़ा होगा, क्योंकि कंप्रेसिबल नहीं होता लिक्विड। तो जोड़ेंगे लास्ट में तो इन दोनों का सम ही आएगा, है ना बच्चों। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाटर है, तो ये सम करेंगे और ये सम तो अभी भी इन दोनों का सम इतना ही आएगा, उसमें बस इतना जोड़ दिया है, सिंपल सी बात है। तो ये हाइट H1 हो गया इसमें, और ये जोड़ दिया, और ये हाइट कितना हो गया, H2 हो गया, उसको भी जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद ये आ गया। क्लियर होना चाहिए बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए 0.1 ये हाइट है, और ये हाइट जितना होगा मान लेते एक होगा वो वाली, फिर ये वाली दूसरे गुना कर दिया क्योंकि हाइट इतना ही था। अगर क्लियर नहीं है तो हम फिर से बता देंगे, क्लियर होना चाहिए क्योंकि मैंने इतने बार बता दिया आपको, है ना। क्लियर तो हो जाना ही चाहिए आपको बच्चों। देखिए काफ़ी आसान सा सवाल जो कि सब लोग कराते हैं, मैं भी कराना चाहिए। सर्कुलर ट्यूब ऑफ क्या बोल रहा है, वर्टिकल प्लेन में, अच्छा इस टाइप का रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि लिक्विड एंड इज द मिक्सड डू नॉट मिक्स, मतलब ये भी नॉन इमिसिबल लिक्विड है, D1 D2 है, सबटेंड। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ईच लिक्विड सबटेंड 90 डिग्री एट द सेंटर, 90 डिग्री सेंटर पे बनाता है। रेडियस ऑफ ज्वाइनिंग द इंटरफेस एट एन एंगल ऑफ अल्फा। ओके देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोला जा रहा है आपसे कि ज्वाइनिंग द इंटरफेस, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ये जो यहाँ पे ये हाइट है,
ये परपेंडिकुलर है भाई। बोला क्या है बच्चों, सबटेंड एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। अच्छा, ईच लिक्विड सबटेंड एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। तो ये एंगल कितना हो गया, ये लिक्विड कर रहा है तो ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। ये यहाँ से बच्चों यहाँ तक एंगल ये क्या हो गया, 90 हो गया। ये भी एंगल क्या है गया, 90 हो गया। ये अल्फ़ा है तो ये हो गया क्या, 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये एंगल अल्फ़ा, ये 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल अल्फ़ा है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया बच्चों। इसको समझिएगा, हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको d1/d2 डेंसिटी का रेशियो बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा, हवा का प्रेशर मान लेते हैं। यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा एक लाइन, और एक लाइन यहाँ पे भी होगा। आखिरकार हम बता सकते हैं यहाँ पे प्रेशर पी नोट है, यहाँ पे भी प्रेशर पी नोट है। तो हम ऊपर से अगर नीचे आते जाएँ तो यहाँ पे आ जाएंगे, और इसमें भी यहाँ के प्रेशर है तो यहाँ पे आ जाएंगे। दोनों जगह पे प्रेशर सेम हो जाएगा भाई। यहाँ पे प्रेशर, क्योंकि यहीं पे तो लिक्विड मिक्स नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर इसके वजह से नीचे आएंगे वो होगा, और इसको वजह से यहाँ पे आएंगे, वो दोनों प्रेशर सेम कर देंगे। ठीक है भाई, तो सेम कर देते हैं यार, इस पॉइंट पे आना है। तो ये डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस पहले तो ये टोटल पता होना चाहिए आपको। ये टोटल कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस तो हमारे पास r था, तो देखिए ये r है, तो इधर ये वाला क्या हो जाएगा, r cos ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, ये कितना हो गया, r cos ऑफ अल्फ़ा, और इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ये कितना होगा, ये एंगल है 90 माइनस अल्फ़ा, ये एंगल है 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये r, ये भी तो r ही है, तो r का cos ऑफ ये आ जाएगा। ओके, देखिए अब ध्यान से, अब हम लोग बता सकते हैं। ये डिस्टेंस जो आ रहा है r cos ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, r साइन ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था बच्चों, देखिए अच्छे से लिख देते हैं, r cos ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, r साइन ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। चलिए भाई, ये निकाल लिया, ये डिस्टेंस निकाल लिया हमने, ये वाला। ठीक है, और ये टोटल भी हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक भी ये पता है हमको। इधर से नहीं जाते हैं क्योंकि इधर भी हमको करना होगा। ये रेड वाला भी आपको पता है, ये कितना है, r cos ऑफ अल्फ़ा। तो भाई सिंपल हो गया ना, ये पूरा r cos ऑफ अल्फ़ा है, और इसमें छोटा वाला r साइन अल्फ़ा है, तो दोनों को घटा देंगे तो हमको ये दूरी मिल जाएगा। तो ये दूरी को मान लेते हैं कि ये हाइट है h1, तो h1 का वैल्यू हमारे पास आ गया r cos ऑफ अल्फ़ा टोटल माइनस r साइन ऑफ अल्फ़ा। चलिए इधर आ जाते हैं। इधर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसी के अबाउट कुछ चेंज हो रहा होगा, क्योंकि 90 है। आखिरकार ये भी तो 90 हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90। ये एंगल अल्फ़ा था। देखिए ये एंगल अल्फ़ा था ना बच्चों, ये 90 हो गया। ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा है कितना, ये पूरा है 90, और ये 90 है, तो ये क्या, ये कितना हो जाएगा, ये भी आई थिंक अल्फ़ा ही तो हो जाएगा यार, ये भी तो अल्फ़ा ही हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, हाँ, क्योंकि ये टोटल 90 हो गया, तो ये अल्फ़ा ही तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना है भाई, ये 90 है। समझिएगा बच्चों, ये कितना है, ये एंगल 90 है और ये अल्फ़ा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 प्लस अल्फ़ा। ये टोटल एंगल कितना हो गया, अगर इतना पूरा देखें, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये एंगल 90 आपको पता है, सॉरी देखिए यहाँ से पूरा देख रहे हैं ना हम लोग, ये पूरा देख रहे हैं, तो ये एंगल 90 पता है और ये एंगल अल्फ़ा है, तो पूरा एंगल कितना हो गया, 90 प्लस अल्फ़ा। अब हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये एंगल 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, क्योंकि टोटल एंगल ही 90 प्लस अल्फ़ा है, तो ये एंगल अल्फ़ा हो गया। ठीक है भाई, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल क्या हो गया, बता सकते हैं ना, ये पूरा 90 है, तो ये अल्फ़ा घटा देंगे तो 90 माइनस अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ पे भी वैसा ही केस बन रहा है। देखिए इस टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का है, देखिए बच्चों इस टाइप का है ना। तो बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ से भरा हुआ है पानी ऐसे करके, और देखा जाए तो मैं ये ऐसे बनाया था, ये एंगल अल्फ़ा था, तो ये एंगल था 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर दूरी और ये परपेंडिकुलर दूरी, क्योंकि हमको टोटल दूरी चाहिए ना। हाँ, यहाँ तक आना है, तो यहाँ से यहाँ तक आना है, तो हम लोग बता सकते हैं यार। देखिए ये r है, ये भी r है, तो ये r cos ऑफ अल्फ़ा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा r साइन ऑफ अल्फ़ा।
ये है तो ये आर है तो आर का कॉस अल्फा ये हो जाएगा आर ऑफ साइन 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा आर कॉस ऑफ अल्फा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हाइट पे आ जाएगा, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आर कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर साइन ऑफ अल्फा, अल्फा है बच्चों। तो ये हाइट H2 आ गया। अब देखिए अब तो सिंपल हो गया भाई, अब तो सिंपल हो गया। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे आना है ना, यहाँ पे प्रेशर दोनों का बराबर होगा क्योंकि इसी पॉइंट पे इमिसिबल है। तो P0 प्लस रो जी H2, इस पॉइंट पे देखिए ना, ये पॉइंट मान लेते हैं कि x है, एट x क्या होगा P0 प्लस H1 D1 इंटू जी इक्वल टू P0 प्लस H2 D2 जी। साफ साफ दिख रहा है, कुछ कुछ कट रहा है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं यार बिल्कुल सिंपली, जी जी भी कट ही जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा रेशियो D1/D2 का रेशियो हो जाएगा, D1/D2 का रेशियो H2/H1 हो जाएगा। H2 कितना आया था बच्चों, आर कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई आर कॉस ऑफ अल्फा माइनस आर साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो आर कट जाएगा, तो सब तरफ अगर कॉस अल्फा से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा से 1 प्लस टेन ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन ऑफ अल्फा, ये आंसर हो गया। और यही आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला है ना, सी ऑप्शन हो गया भाई। आसान ही था क्योंकि इसमें दिमाग लगाना था बच्चों, तो शुरुआत में तो नहीं हुआ होगा आपसे मैं जानता हूँ, लेकिन बाद में करेंगे तो हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, लाइट सिलेंड्रिकल वेसल केप्ट एट द हॉरिजेंटल सरफेस, एरिया ऑफ द बेस ए है, ओके इसका एरिया ए दे दिया, होल जस्ट बॉटम साइड, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग। ओके ये सवाल अच्छा है बच्चों। देखिए यहाँ पे अगर इससे एक्सेस से टू जी एच से निकलता है ना वेलोसिटी से, तो बोल रहा है अगर इस वेलोसिटी से इधर निकल रहा है तो इसके इधर की तरफ वेलोसिटी की वजह से पीछे की तरफ इस पर फोर्स लगेगा, मान लेते हैं पीछे की तरफ फोर्स लगा है, और ये रखा हुआ है एक सरफेस पे बच्चों, ऐसे है ना, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसको पीछे की तरफ धक्का लगेगा क्योंकि इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी है। ऐसे ही तो काम करता है सब, वो सब क्या बोलते हैं, जेट इंजन जो नहीं होते, जेट इंजन जो बड़े बड़े जहाज़ों में लगे होते हैं, तो जेट इंजन पीछे की तरफ बहुत तेज अगर हवा फेंकता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, वेलोसिटी पीछे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ना बच्चों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो जाता है, तो क्या होता है उसको आगे की तरफ जर्क टाइप का लगता है। अरे समझ में, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर इस पॉइंट पे प्रेशर बहुत कम हो गया होगा क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, और इधर तो एयर है, इधर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कम प्रेशर की वजह से इधर की तरफ प्रेशर बहुत ज़्यादा लग जाएगा बच्चों। भाई इधर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 ही है, लेकिन यहाँ पे तो प्रेशर कम हो गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे फोर्स लग जाता है, तो फोर्स के कारण ये इधर की तरफ मूव करता है। तो बोला गया है कि इतना स्पीड है इसका, होता नहीं है इतना, लेकिन बोला कि इतना होगा, ले लेते हैं इतना भाई बोल रहा है, तो ये तो हाइट h ही है, तो बोल रहा है कि इधर की तरफ मूव करने लगे, इतना इधर स्पीड है कि इधर की तरफ फोर्स लग गया, मतलब इधर की तरफ मूव करने लगा। लेकिन हमको बताना है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना होना चाहिए, मतलब इधर की तरफ फ्रिक्शन जैसे क्या है, ये ज़मीन क्या चाहेगा कि ये रुका रहे, तो इसको इधर की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, इस पे इस टैंक पे इधर की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा क्योंकि ज़मीन तो रेस्ट पे है ना भाई। तो बोल रहा है कि इतना फ्रिक्शन होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने से रोक दे। ठीक है भाई, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू फ्रिक्शन का वैल्यू इतना होना चाहिए कि इसको रोक दे, मतलब फोर्स से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्स। फोर्स कितना लगेगा भाई, देखिए समझिए फोर्स कितना लगेगा, ये वेलोसिटी आपको दे दिया है भाई, ये वेलोसिटी आपको दे दिया इधर की तरफ, ओके ये वेलोसिटी दे दिया। तो आखिरकार फोर्स निकालने के लिए एक मेथड है बच्चों, देखिए आखिरकार मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम भी होता है, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम dP/dt होता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो मास चेंज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन वेलोसिटी तो वही है, मतलब कि वेलोसिटी तो वही है ना भाई, ये थोड़ी चेंज हो रहा है, ये हाइट चेंज होने की वजह से हो रहा है। इधर मास निकलता जा रहा है, इधर मास निकलता जा रहा है, इधर मास निकलता जा रहा है, ये हाइट में चेंज बहुत धीरे धीरे होगा, उसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन मास तो इधर निकल रहा है ना, वॉल्यूम निकल रहा है ना भाई, मास कुछ लिक्विड का मास तो निकल ही रहा है, तो मास हमेशा चेंज होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे v इंटू dm/dt। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें एजम्पशन लेनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि जेई मेंस का सवाल है, ये लोग उतना सोचते नहीं है, डायरेक्ट दे देते हैं, इतना सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स। ठीक है भाई, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, v टाइम्स ऑफ dm/dt हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो dm/dt नहीं निकाल सकते आप लोग, अरे यार मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर dm/dt निकालना है इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू भी का वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये छोटे से एरिया के लिए देखिए, ये छोटा सा है ना, ये छोटा सा, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया
यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू ये छोटा सा यहाँ पे दूरी तय किया होगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि dx है ना, एरिया इंटू dx कर देते हैं। अरे यार एरिया इंटू हाइट होता है ना, तो एरिया ये है, ये छोटा सा यहाँ पे हाइट हम लोगों ने मान लिया है dx है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हर सेकंड में पानी निकल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे dx और नीचे dt है तो dt कर देंगे। तो आपको पता चल गया कि dx बाई dt वेलोसिटी होता है, तो रो इंटू भी आ जाएगा dm बाई dt का वैल्यू। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नीचे लगने वाला mg वही नॉर्मल हो जाता है ऊपर की तरफ, यही नॉर्मल हो जाता है। mg क्या होता है, मास क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी हो जाएगा। तो म्यू इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी क्या है, √2gh है इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी। ओके, तो हमें बताना क्या था बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम क्या होगा, तो म्यू का वैल्यू मिनिमम क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये भी वेलोसिटी है बच्चों, है ना, ये वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी का वैल्यू लिख देते हैं √2gh, क्योंकि वेलोसिटी तो वही आ रहा था। तो क्या हो जाएगा ऊपर 2gh इंटू रो डिवाइडेड बाई म्यू रो भी जी, तो डेंसिटी डेंसिटी तो कट गया। ये वॉल्यूम कितना होगा, ये वॉल्यूम हम लोग ले लिया है ना, ये वॉल्यूम जो लिया है ये कितना होगा, ये पूरा एरिया इंटू इसका हाइट है ना बच्चों। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट h कर देते हैं यहाँ पे, तो 2gh डिवाइडेड बाई म्यू तो आ गया ऊपर ना भाई, मैं लिख रहा हूँ एरिया इंटू हाइट इंटू जी। साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाइट हाइट कट गया, जी कट गया, तो 2/a आ रहा है। अच्छा छोटा वाला ये मैंने छोड़ दिया क्या, छोटा वाला ए, अच्छा यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने क्या किया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये dx तो लिख दिया, अरे यार ये dx तो लिख दिया है, लेकिन एरिया ये छोटा वाला छोड़ दिया, लेकिन ये तो छोड़ना नहीं है ना, ये छोटा वाला आएगा, ठीक है, ये छोटा वाला तो आएगा, ये हो गया, ये हो गया, कितना आएगा 2a/A। तो म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 2a/A, ठीक है, इस टाइप का, तो ये आंसर हो जाएगा सी। देखिए बच्चों, हमने आपको ये चीज़ नहीं बता रखा है पढ़ाते टाइम, हो सकता है बहुत सारे टीचर नहीं बताए, लेकिन करना आना चाहिए, समझिएगा, वहाँ पे समझना पड़ेगा। ये सवाल मतलब अच्छा कैटेगरी में आएगा, है ना, वहाँ पे अगर आप इसको 5 मिनट देंगे तो आप कर पाएंगे। सोचिए, सोचना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर लग रहा है तो इधर की तरफ बढ़ेगा, तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स इस पर इधर की तरफ लगना चाहिए, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो स्लाइडिंग ना करे। उस टाइप से सोचेंगे तो कर सकते हैं करने के लिए, लेकिन इसको समझिएगा कि इस टाइप से सवाल भी बनाया जा सकता है, क्योंकि हम ये नहीं बताते हैं पढ़ाते टाइम कि फोर्स कितना लगेगा इधर, ऐसा कुछ नहीं बताए थे हम, बस आपको वेलोसिटी बताए थे, हम आपको ये सब नहीं बताए थे। लेकिन इस टाइप यहाँ आ सकता है सवाल, आ गया है, बहुत आसान सा सवाल असर्शन रीजन का। बोला जाए कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए, A stream of water flowing at the height of a speed of the garden hose pipe tends to spread like a fountain। अरे यार नहीं, जब हम लोग गार्डन में क्या करते हैं, पाइप से बच्चों पानी देते हैं, तो अगर ऊपर की तरफ कर देंगे तो क्या होता है, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे पानी छितरा जाता है ना, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे तरफ निकलता है, बट टेंड्स नैरो डाउन हिल वर्टिकली डाउन। अच्छा हम उसको फिर ऐसे कर रहे हैं, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे कर दिए तो पानी बिल्कुल एकदम नैरो, एकदम स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाता है, ऊपर तरफ ऐसे ऐसे जैसे तैसे फ्लो करता है। तो बात तो ये सही लग रहा है हमको। रीजन देख लो, रीजन में क्या बोला जा रहा है बच्चों, रीजन में क्या बोला जा रहा है आपको कि बोल रहा है कि एनी स्टेडी फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है बच्चों dV/dt, ये कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होता है, तभी तो हम लोग लिखते थे एरिया इंटू dx/dt, तभी तो एरिया इंटू वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट हो जाता था, यही तो आता था, ये x था, तभी तो ये कांस्टेंट होता था बच्चों, एरिया इंटू वेलोसिटी का हम लोग a1v1 = a2v2 कर पाते थे। तो ये सही है और सही बता भी रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो फैल जा रहा है, नीचे कर रहे हैं तो डायरेक्ट आ जा रहा है। सही है बच्चों, दोनों चीज़ तो सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है, ये भी पूछा जाता है। तो स्टडी फ्लो में जो होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। तो सही तो बोल रहा है, क्यों बोल रहा है सही, क्योंकि ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो बच्चों जैसे ऊपर हाइट की तरफ जाना है उसको, तो ऊपर से प्रेशर तो लग रहा होगा, लेकिन नीचे की तरफ अगर हमने कर दिया तो बिल्कुल नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड हो गया, और वो बस हाइट का डिफरेंस रह गया वहाँ पे, जमीन से और उस पाइप के बीच में हाइट का डिफरेंस, तो डायरेक्टली इसीलिए गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई उस पर प्रेशर नहीं लगता है, डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो हाई प्रेशर पे होता है, नीचे लो प्रेशर होता है। सिंपल तो बात है, तो सही तो बोला गया है, तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है भाई, ठीक है।
एक सवाल है बच्चों, ये भी आसान सा ही है। क्या बोला जा रहा है भाई, होलोस्फीयर सेल है, आउटर रेडियस आर है, फ्लोट सबमर्ज्ड इन वाटर सरफेस। ओके, कोई है ना इस टाइप के सेल मान लेते हैं। तो सेल क्या होता है, खोखला, अंदर से खोखला रहता है, बॉल रहता है, तो वो पानी के अंदर जाकर तैरता रहता है। देखे होंगे आप, बॉल से खेलते हैं तो नहीं, वो पानी के अंदर जाता है तो तैरता रहता है, मतलब ऊपर से दिखेगा लेकिन अंदर तैर रहा है। इनर रेडियस उसका आर है और बाहर का रेडियस कैपिटल आर है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, 27/8 है। मतलब कि यही तो होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो होता था। वैल्यू ऑफ आर क्या होगा, इसको चलिए इधर बना लेते हैं, ऐसे ऐसे पानी कर देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, अब अगर आप क्रिकेट खेलते हो, पहले तो नली में चला जाता था हमारा बॉल, तो नली में जाता था तो वो बॉल जाके ऐसे रहता था, वहाँ पे वो बॉल ऐसे रहता था, जस्ट अंदर चला जाता था और ऐसे फ्लोट करता रहता था। तो फ्लोट करता रहता था बच्चों, तो ये देखिए, ये खोखला होता था, अंदर से तो खोखला ही होता था। इसका मटेरियल जो होता था इसमें होता था बच्चों, अंदर खाली रहता था। तो ये बोला जा रहा है कि अंदर वाला छोटा सा रेडियस स्मॉल आर है, और ये बच्चों यहाँ से ये बाहर वाला रेडियस कैपिटल आर है। ये जस्ट फ्लोट कर रहा है। इसको नीचे की तरफ लगने वाला mg फोर्स जो होगा, ऊपर की तरफ लगने वाला बायोंट फोर्स को इक्वल कर दिया होगा। बाकी विस्कस विस्कस तो नहीं लग रहा, क्योंकि अंदर नहीं जा रहा, बस ऐसे तैर रहा है। तभी तो ये बच्चों स्टेबल है, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हो गया होगा। मतलब बायोंट फोर्स इक्वल टू वेट। तो बायोंट फोर्स कितना होता है बच्चों, बायोंट फोर्स क्या होता है, रो भी जी। इसका डेंसिटी अगर हम लोग रो ले लें, ठीक है, ये कौवे कहाँ से आ गया भाई। वेट नीचे की तरफ mg है, तो mg का वैल्यू होगा कितना, नीचे की तरफ कितना होगा, नीचे की तरफ लगने वाला m है ना, मास, मतलब इसका डेंसिटी मान लेते हैं कि रो है, सॉरी सिग्मा मान लेते हैं। सिग्मा इंटू वॉल्यूम कितना है बच्चों इसका, जिसकी वजह से मास आया है। मास तो इस मटेरियल की वजह से आया है, इसी मटेरियल की वजह से आया, तो इसका हमको वॉल्यूम लिखना है। तो कितना होगा बच्चों, 4/3 पाई बाहर वाला का आर का क्यूब माइनस छोटा वाला आर का क्यूब इंटू जी है। ठीक है, कर दिया हमने, तो इतना हो जाएगा। अब देखते हैं बायोंट फोर्स क्या होगा। बायोंट फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस। इसका बस वॉल्यूम लिया जाता है कि बाहर से कितना बड़ा है बस। तो बाहर से कितना बड़ा है बच्चों, इसका हम लोग अगर लिखना चाहें इफ बायोंट फोर्स, तो कितना हो जाएगा, बायोंट फोर्स क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बस हम लोग बाहर का देखते हैं, तो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू जी हो जाएगा। यहाँ पे ये वॉल्यूम नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये हम मास निकाल रहे हैं ना भाई। मास निकालते वक्त इसका मटेरियल देखते हैं, ये मटेरियल। लेकिन अगर हमको वॉल्यूम सिर्फ देखना है, जिसकी वजह से ये तैर रहा है, बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, तो इसका वॉल्यूम ही तो देखेंगे, बाहर से कितना बड़ा है भाई, अंदर हमको क्या मतलब है। तो ये वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है, और दोनों को इक्वेट कर देना है, सिंपल सी बात है। तो बायोंट फोर्स कितना आ रहा है बच्चों, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू जी इक्वल टू सिग्मा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू जी। कटता हुआ दिख रहा है जी यहाँ पे, 4/3 पाई 4/3 पाई कट रहा है। वाटर था बच्चों, वाटर था, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं तो दिया है, तो डेंसिटी दोनों का सॉलिड अपॉन इसका कर देते हैं। ये सॉलिड का है, ये बच्चों सॉलिड का है, और ये लिक्विड का है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड कर देते हैं इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा, आर का क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। कैपिटल आर का क्यूब बाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब इक्वल टू, इसका रेशियो कितना है, 27/8, 27/8। ओके, अगर क्यूब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब का होल पावर 1/3। 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, तो 2r इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब के पावर 1/3 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है भाई, स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है। स्मॉल आर का वैल्यू तो यहाँ से भी निकल सकता है यार, हमें इतना क्यों करना है। 8 हो जाएगा और उधर 27 हो जाएगा। 8 कैपिटल आर का क्यूब इक्वल टू 27 कैपिटल आर का क्यूब माइनस 27 स्मॉल आर का क्यूब। तो हमको कैपिटल आर का स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है। तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 आर क्यूब इक्वल टू, इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 19 आर क्यूब। तो ये आर का वैल्यू हो जाएगा 19/27 आर क्यूब के पावर में होल 1/3। इतना है क्या 19/27 में, आंसर ही नहीं है बच्चों। तो आई थिंक ये जो सवाल आया था 2020 में, इसमें कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था, ठीक है ना, तो
कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था, ये आंसर होगा, ठीक है। होता है कभी कभी कोई आंसर मैच ना करे, लेकिन सोल्व करने आना चाहिए। हो सकता है ये था होगा, तो हो सकता है मैं जो सवाल लाया हूँ उसमें आंसर नहीं हो, लेकिन ऐसा ही सवाल था, ठीक है। तो चलते हैं आगे यार। ओके, नेक्स्ट सवाल में आपको क्या बोला जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि पैराग्राफ दिया हुआ है 2 क्वेश्चन का बच्चों, है ना। इसमें 15-16 क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है ना, ये दोनों को सोल्व करना है। तो इसमें आपको बोला जा रहा है एक स्प्रे गन है, ठीक है, एक स्प्रे गन है, सोन इन द फिगर वेयर द पिस्टन पुशेज एयर आउट फ्रॉम द नोजल। अच्छा, इस पिस्टन से एयर बाहर की तरफ धक्का दिया जा रहा है। थिन ट्यूब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कनेक्टेड विद द नोजल, ठीक है भाई, इसको इससे कर देते हैं बच्चों। अदर ट्यूब ऑफ द स्मॉल कंटेनर में है, ठीक है, एंड द पिस्टन पुशेस थ्रू द नोजल एंड द लिक्विड फ्रॉम द कंटेनर राइजेस अप इन द नोजल एंड स्प्रेड आउट। ओके, बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि अगर यहाँ से अपने प्रेशर से हवा जा रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर बच्चों क्या है, लो है, और यहाँ पे प्रेशर हाई है। तो यहाँ से हाई प्रेशर से यहाँ पे पानी ऐसे ऐसे बाहर फेंक रहा है, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ से पानी ऐसे निकल के बाहर फेंका जा रहा है। ओके, तो बोल रहा है फॉर स्प्रे गन रेडियस ऑफ पिस्टन ऑफ नोजल 20 mm है और 1 mm है। ये ऑब्वियसली बड़ा है तो 20 mm, और ये छोटा है तो यहाँ पे 1 mm का होगा, ठीक है। ये 20 mm का है और यहाँ पे बच्चों ये 1 mm का है। तो बच्चों यहाँ पे आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देके, चलिए अब आपको दिख रहा होगा। ओके, तो पिस्टन पुशेज एट द स्पीड ऑफ 5 mm पर सेकेंड। अच्छा, इसको धक्का दिया गया है 5 mm पर सेकेंड से। तो बोला जा रहा है कि एयर कम्स फ्रॉम नोजल एट द स्पीड। तो इस नोजल में एयर कितना स्पीड से बहेगा, इस एयर, आखिरकार पानी यहाँ से निकल के ऐसे जा रहा है तो यहाँ तक तो एयर ही आ रहा है ना तो इस एयर का स्पीड कितना होगा यहाँ पे, मतलब ये पूछ रहा है भी। यार सिंपल सी बात है ना, 2 क्रॉस सेक्शन दे ही दिया, वेलोसिटी ऑफ एयर तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगा देते हैं। देख रहे हैं, आसान सा सवाल आया था पीछे। तो A1 क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। A1 में कितना है बच्चों, A1 मतलब कि एरिया A1 कितना, पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू 20 mm का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी V1। V1 का मतलब क्या हो गया, 5 mm पर सेकेंड इक्वल टू A2 1 मतलब पाई 1 का स्क्वायर इंटू V2। तो बच्चों अब बताइए, यहाँ पे पाई पाई कट ही गया, तो यहाँ पे नहीं बता सकते आप लोग, 400 गुने 5 बराबर V2। तो V2 का वैल्यू हो गया हमारे पास 2000 mm पर सेकेंड, मतलब कि V2 का वैल्यू हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। भाई mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है बच्चों आपको कि डेंसिटी ऑफ एयर हमको दे दिया है रोए और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रोएल व्हेन द पिस्टन, बोला जा रहा है व्हेन द पिस्टन गिवन द पिस्टन स्पीड एट द रेट एट विच द लिक्विड स्प्रेड आउट इज प्रोपोर्शनल टू। सिंपल ही है बच्चों, मतलब कितना से स्प्रेड आउट होगा। अगर पिस्टन यहाँ पे धक्का दे रहा है तो रेट एट विच द लिक्विड स्प्रेड आउट, यहाँ पे किस रेट से यहाँ से पानी निकल जाएगा, है ना। वो रेट कैसे पता करें बच्चों, और रेट क्या बताना है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। रेट कैसे बताना है, रेट जो होगा किसके टर्म में, वॉल्यूम मतलब डी ऑफ वी अपॉन डी टी। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एरिया इंटू छोटा सा डिस्टेंस जो कवर किया होगा यूनिट टाइम में, इतना छोटा सा है ना, ये छोटा सा डिस्टेंस यूनिट टाइम में जो कवर किया होगा। तो इसको ऐसे नहीं रख सकते यहाँ पे, डी इंटू एरिया इंटू डी एक्स इंटू एक्स, है ना। अरे यार ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को एरिया इंटू एक्स भी बोल सकते हैं अपॉन डी टी। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपको बच्चों, क्या दिख रहा है कि ये तो कांस्टेंट है, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी। आगे समझ में, तो एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है भाई, एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो अगर मैंने वेलोसिटी बता दिया तो निकल जाएगा प्रोपोर्शनलिटी। ओके, ये भी कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल दिए तो आ जाएगा ना भाई, आखिर वॉल्यूम रेट यही तो आया है लास्ट में। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ये वाटर स्प्रेड आउट निकालना है। कैसे करें बच्चों, बताइए। कर सकते हैं, 1-2 पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, दोनों सेम हाइट पे है ना। तो सेम हाइट पे क्या लगाते हैं, हम लोग नहीं बोलते थे सेम हाइट पे क्या बोलते थे बच्चों, P1। यहाँ पे मान लेते हैं कि A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। अब बोले 3 पॉइंट क्यों ले लिया मैंने, यहाँ पे B ले लिया और ये A ले लिया, ठीक है। तो उससे सिर्फ सोल्व थोड़ी हो जाएगा, देखते हैं करके। आखिरकार यहाँ पे करना ही है बच्चों, मतलब हमें भी नहीं पता है कैसे सोल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर A और B को लेते हैं, A एंड B,
तो ए के पास है क्या, प्रेशर ऑन एट ए प्लस हाफ ऑफ रो इंटू भी 1 का स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर एट बी। मैंने क्यों नहीं हाइट का टर्म लिखा है, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, ठीक है ना। पी बी प्लस हाफ ऑफ रो इंटू भी 2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो बच्चों अगर इस बार ठीक है ये कर दिए, तो इससे हमको थोड़ी पता चल रहा है, क्योंकि प्रेशर ए पे क्या होगा, ज़्यादा होगा भाई, और यहाँ पे प्रेशर कम है, तो मतलब ये ज़्यादा ये कम है, तो कुछ डिफरेंस आ जाएगा। हमें बताना है भी, ये वाला V2 जो है यहाँ पे है ना, V2 स्प्रेड आउट हो रहा है, V2 बताना है। तो V2 यहाँ से अगर हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, प्रेशर डिफरेंस आ गया। चलिए एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला जो मैंने C बोला था, क्योंकि ये पॉइंट लेंगे फिर भी सॉल्व होना चाहिए। ये जो है ना यहाँ पे कंटेनर टाइप का छोटा सा, तो इसको हमने C पॉइंट ले लिया, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। अगर हमने B एंड C ले लिया बच्चों, तो क्या होगा, B पॉइंट पे क्या है बच्चों, प्रेशर एट पॉइंट B प्लस, हाँ, प्लस हाफ ऑफ रो, लिक्विड है ना, वहाँ पे लिक्विड जा रहा है। देखिए यहाँ पे रो ले रहे थे, तो ये रो किसका था, एयर का था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये एयर का था। यहाँ पे किसका, एयर का था। अब बोलेंगे V2 वेलोसिटी तो यहाँ पे पानी का है, तो मैंने जस्ट इसके बाहर बच्चों, जस्ट इसके बाहर यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रो एल भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रो ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाद में देख लेते हैं। तो रो एल लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग प्रेशर एट बी पता कर रहे हैं, बी पॉइंट पे जहाँ पे जस्ट पानी आ गया हो, और रो एल उसी वहीं का लिक्विड का, और इंटू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी ऑफ लिक्विड का स्क्वायर, मतलब V2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे सी पॉइंट का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भाई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो है, तो P नोट कर देते हैं। और बाकी इस यहाँ पे लिक्विड बढ़ने का स्पीड बहुत कम होगा भाई, और बोलेंगे कि हाइट डिफरेंस भी तो है। तो बच्चों हाइट डिफरेंस हम बहुत कम लेंगे, क्योंकि यार अगर हाइट डिफरेंस लेंगे तो फिर हाइट दिया ही नहीं है, सवाल में हाइट दिया ही नहीं है, तो हम कहाँ से ले लें। सवाल थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग है बच्चों, है ना, और कोई हाइट दिया ही नहीं तो हम कैसे ले लें, नहीं ले पाएंगे, कुछ सोचना होगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं अब क्या आ गया, पी नोट पी बी का वैल्यू ये ऐसा इस टाइप का आ गया, इस टाइप का ही तो आ गया, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से अगर सोल्व करना चाहे तो सोल्व हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा बच्चों। अगर पी बी का वैल्यू यहाँ पे, ये इसको इधर ले जाके और इसको यहाँ पे रख दें तो क्या होगा, पी नोट माइनस हाफ ऑफ रो एल इंटू V2 का स्क्वायर। तो अगर इसको मैं यहाँ पे जाके पटक दूँ बच्चों, इस जगह पे, तो क्या होगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पी बी आ गया ना भाई। तो पी बी पे ये वाला रख दूंगा तो क्या होगा भाई, फिर पी नोट का टर्म आ जाएगा, हमको V2 ही निकालना है। तो कुछ आ नहीं रहा है बच्चों, कुछ ऐसे ही आ जा रहा है, एग्जैक्ट हमको मिल नहीं रहा है। आप देखेंगे करके रख के तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, मैंने रख के देखा था। तो अब सोचे अब करें क्या भाई, अब तो आ ही नहीं रहा है। एक इसमें ट्रिक है बच्चों, अगर आप सोच लिए तो सही है, नहीं सोचे तो मैं बताता हूँ। ये जो आप ये पॉइंट है ना, यहाँ नहीं, आप ये पॉइंट इसके पीछे ले लीजिए। आपने देखा होगा सिरिंज जो होती है सुई देने वाली, वो जहाँ पे वो रबड़ होती है जो आगे पीछे बढ़ती है, ऐसे ऐसे बढ़ती है ना, ये रबड़ जो आगे पीछे बढ़ती है, इसके पीछे यहाँ पे खाली होता है, यहाँ पे ऐसे करके रहता है, यहाँ पे एयर जा सकता है। देखा होगा आपने, अगर आप उस सिरिंज देखे होंगे तो पीछे से यहाँ पे बिल्कुल खाली रहता है, मतलब ऐसे करके एक गोला टाइप का रहता है, और यहाँ पे ये खाली रहता है, हवा आ जा सकता है, और ये बहुत टाइट रहता है प्लास्टिक का कुछ। तो यहाँ पे तो हवा जा सकता है ना, वैसा ही करके ये बना होगा सवाल, क्योंकि सोचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एयर होगा, तो यहाँ पे किसका प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू एयर, मतलब पी नोट होगा, यहाँ पे एयर होगा बच्चों। तो अब आप ए पॉइंट ये नहीं लीजिए बच्चों, अब ए पॉइंट को ये ले लीजिए। अब देखिए अब हो जाएगा, ए पॉइंट ये है और ये सेम हाइट पे ये भी है ना। तो अब लीजिए आप, अब सेम हाइट पे है तो ए पॉइंट पे है, तो मैंने क्या बोला, अब ए पॉइंट पे है, ए एंड बी अब ले लेते हैं। तो प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस, देखिए यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी नहीं होती है, क्योंकि वेलोसिटी जो आप देख रहे हैं, वेलोसिटी पिस्टन का इधर हो रहा है, ठीक है, हवा यहाँ पे बहुत स्पीड में जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एयर, यहाँ पे तो वही रहेगा यार, क्योंकि यहाँ से खाली जाएगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, ठीक है भाई। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, तो यही रहेगा, और वेलोसिटी रहेगा ही नहीं। तो ये बराबर हो जाएगा प्रेशर एट बी पॉइंट प्लस, वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, हाफ ऑफ रो ए इंटू कितना बचा, हाफ रो वी स्क्वायर, तो वी ए स्क्वायर, ठीक है। अब ले लेते हैं बच्चों, ये आ गया, अब ये दोनों ले लिया, तो अब उसी तरीके से एक और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। कौन सा पॉइंट बच्चों, ये वाला, बी और सी का, बी और सी का तो पुराना ही रिश्ता है, बी एंड सी का, ठीक है।
तो प्रेशर एट पॉइंट बी हो जाएगा, और कुछ वहाँ पे था नहीं, और कुछ नहीं था, और हाइट हमने 0 ले लिया था, प्लस बराबर और क्या लिया था, अच्छा बी पॉइंट पे तो था बच्चों, बी पॉइंट पे था प्लस हाफ ऑफ रो इंटू एल इंटू भी एल का स्क्वायर इक्वल टू सी पॉइंट पे क्या था, पीछे देख लीजिए आप, प्रेशर एट पॉइंट सी ही था, मतलब ये पी नोट के बराबर ही था प्रेशर एट पॉइंट पी के लिए, क्योंकि प्रेशर एट पॉइंट ए और प्रेशर एट पॉइंट सी ये दोनों बच्चों बराबर है पी नोट के ही, क्योंकि दोनों एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम लोग पी नोट बोल सकते हैं, इसको बच्चों हम लोग पी नोट बोल सकते हैं भाई। अब क्या करें, तो सिंपल हो गया, अब यहाँ से इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पी नोट माइनस पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ रो ए भी ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी नोट माइनस पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ रो एल इंटू भी एल का स्क्वायर। ये दोनों को सेम ही तो है बच्चों, ये और ये सेम हो गया, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो हाफ ऑफ रो ए वी ए का स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ रो एल वी एल का स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है आपको, हाफ ऑफ कट गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि भी हमको लिक्विड निकालना था ना, वी टू, वी टू वी एल क्या हो गया बच्चों, वी एल का स्क्वायर रो ए बाई रो एल इंटू भी ए का स्क्वायर, तो यहाँ से वी एल आ जाएगा हमारे पास रो ए अपॉन रो एल इंटू भी ए का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इसके किसके प्रोपोर्शनल हो गया वी एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो ए बाई रो एल हो गया रूट का। ठीक है, काफ़ी आसान हो गया भाई, रो ए बाई रो एल आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से किया जा सकता है बच्चों। ये थोड़ा सवाल था फंसाने वाला, तो हो सकता है आप फंस गए हो, लेकिन देख लीजिए इस टाइप से भी किया जा सकता है, देखना जरूरी है। ठीक है, हमने बस वेलोसिटी निकाल कर कैसे बता दिया, क्योंकि वेलोसिटी ये रेट जो था ना, वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया इंटू वेलोसिटी का, है ना, इसीलिए हमने वेलोसिटी निकाल के ही बता दिया। और वो भी कौन सा, V2 वेलोसिटी, लिक्विड का वेलोसिटी, ये V2 वेलोसिटी था, और V1 के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो V1 कौन सा वेलोसिटी है बच्चों, V1 वेलोसिटी क्या है, मतलब VA वेलोसिटी एयर का वेलोसिटी है, तो रहने दीजिए, एयर इसके इधर का वेलोसिटी होगा, इधर आया होगा एयर और यहाँ से लिक्विड हो गया होगा। अरे समझ में, यहाँ पे लिक्विड निकल रहा है ना, यहाँ देखिए इस पॉइंट से होते हुए ऐसे लिक्विड, लेकिन यहाँ पे तो एयर ही है, तो उसका वेलोसिटी भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमको प्रोपोर्शनलिटी इसके बताना था, हो गया आंसर। इस ईजी ही है, बस थोड़ा सा ईजी तो नहीं है, ईजी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है बच्चों, जैसा भी है ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। एडवांस का ही सवाल था 2014 का, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके बच्चों, देखते हैं आगे, है ना। देखिए एडवांस में बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली एग्जैक्टली वही आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा भाई, होता है कभी कभी ऐसा एग्जैक्टली नहीं आ पाता है, तो उसके लिए आपको बच्चों देखना पड़ता है अप्रोक्सीमेट टाइप का। ठीक है, आपके साथ एग्जाम में भी ऐसा ही होता है कभी कभी। देखिए काफ़ी आसान सा सवाल, पर्सन इन अ लिफ्ट होल्डिंग अ जार, ठीक है, अ स्मॉल होल एट द लोअर एंड ऑफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट एंड वाटर इज जेट कमिंग आउट द होल एट द फ्लोर एंड द लिफ्ट डिस्टेंस बी इतना मीटर पे। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि एक लिफ्ट है भाई, लिफ्ट में क्या है, एक आदमी खड़ा है ऐसे करके, और ये अपने हाथों से ऐसे करके एक जार पकड़ा हुआ है, जार में पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे छेद है, तो यहाँ पे छेद है, तो ऐसे करके पानी नीचे गिर रहा होगा। मान लेते ये हाइट कितना डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है, x डिस्टेंस पे गिर रहा है, वही डिस्टेंस, सॉरी ये d है, 1.2 मीटर का दे रखा है, रेस्ट पे है शुरू में लेफ्ट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कितना होता था बच्चों, √2gh होता था भाई, सिंपल सी बात है। तो स्टेटमेंट जो दिया गया इसके अकॉर्डिंग मैच करना है बच्चों, कौन कौन सा होता है। तो लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप करेगा तो क्या होगा, पहले तो देख लेते हैं भाई, ये डिस्टेंस इतना ही रहेगा अगर नीचे की तरफ g लग रहा हो, तो नॉर्मल कंडीशन में नीचे g ही तो लगता है भाई, तो ठीक है। तो ये डिस्टेंस d कैसे निकालते थे हम लोग बच्चों, याद कीजिए, d का वैल्यू कैसे निकालते थे बच्चों, वेलोसिटी √2gh इंटू टाइम कर देते थे, तो टाइम कितना लगेगा, ये हाइट कितना है बच्चों, ये हाइट कैपिटल H मान लेते हैं, और ये हाइट जो स्मॉल h मान लेते हैं, क्योंकि ये स्मॉल h यही तो होता है। तो अगर टाइम देखा जाए बच्चों, तो टाइम कितना होता है, क्योंकि h इक्वल टू हाफ ए जी इंटू टी स्क्वायर होता था, तो यहाँ से बच्चों टाइम का वैल्यू √2h/g आता था बच्चों, याद कीजिए, हम लोग किए थे पीछे, अगर आपको याद हो तो अंदर √2gh इंटू आ जाएगा √2h/g, तो जी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √2h, मतलब 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 स्मॉल h कैपिटल H, d का वैल्यू आ गया, और यही d का वैल्यू तो इसके बराबर 1.2 मीटर का। ठीक है, तो कांस्टेंट ही आ गया बच्चों, d का वैल्यू कांस्टेंट ही आ गया यहाँ पे।
2√/hh, ठीक है। तो बोला जा रहा है अगर हम इसको लिफ्ट को एक्सेलरेट कर दें ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कर देंगे तो नीचे की तरफ इसको लगने वाला कितना हो जाएगा, a+g हो जाएगा, ठीक है। a+g हो जाएगा, तो होने दो बच्चों, a+g ही तो हो जाएगा। तो a+g रख देंगे यहाँ पे, g की जगह a+g, तो ये कट ही जाएगा। तो लास्ट में g पे डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई, क्योंकि h आ रहा है, तो वो तो कट ही जाएगा, g तो कटना ही है। तो इसमें एक्सेलरेट करेंगे फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, d का वैल्यू वही रह जाएगा, मतलब कि 1 हो जाएगा, मतलब p का आंसर एक 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें यह है लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउन विद द एक्सेलरेशन लेस देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब कि अब क्या हो जाएगा, g का वैल्यू हो जाएगा g-a, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर वही g कट जाएगा, g-a, फिर से वही आएगा, मतलब कि फिर से आंसर 1 ही हो जाएगा भाई। लिफ्ट इज वर्टिकली अप विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ वर्टिकली अप जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, आगे भी 5 मीटर पर सेकंड से, आगे भी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन 0 है। अरे यार स्पीड में चेंज नहीं हो, एक्सेलरेशन क्या होता है, ΔV/ΔT, मतलब चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, तो यही 0 है, क्योंकि 5-5 हमेशा आ जा रहा है, तो 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कि यही तो शुरू में केस यही तो था, एक्सेलरेशन कुछ नहीं था, मतलब बस नीचे की तरफ जी लग रहा था, उस टाइम भी कट गया था, तो यही आया था, फिर भी इसमें भी कांस्टेंट ही रहेगा, 1 ही आएगा, क्योंकि इस समय ग्रेटर बोल रहा है, ये सब नहीं होगा। लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, ऊपर से लिफ्ट को छोड़ दिए भाई, मतलब नीचे लगने वाला बस जी ही काम कर रहा है और कुछ नहीं है, समझिए ना, नीचे जी ही काम कर रहा है, जी ही से गिर रहा है बच्चों। तो हम लोग क्या लेते थे, ये g- से लेते थे, नीचे गिरता था तो g- क्या हो जाएगा, अब जी ही हो जाएगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन है ही नहीं भाई, एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो सारा चीज़ें रेस्ट पे रुक जाएगा, बाहर पानी आना भी रुक जाएगा, क्योंकि जी लग ही नहीं रहा है भाई नीचे जी लगता है तभी तो खींचता है, तभी तो नीचे आता है, जी काम ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन है ही नहीं कुछ चीज़ में, तो जैसा रखा हुआ है वैसा ही रहेगा भाई कुछ होगा ही नहीं, है ना, मतलब कि नो वाटर लीक, कोई वाटर लीक नहीं होगा यहाँ से, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन, है ना, हो गया भाई आंसर। काफ़ी आसान सा चीज़ है बच्चों, काफ़ी आसान सा चीज़ है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों बड़ा वाला थैंक यू, मिलेंगे आगे बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय।